मैं अपने सीटी स्कैन की इमेजेस को पलट रहा था। लंग्स की तो बहुत ही बुरी हालत है और रीढ़ की हड्डी की शेप तो एकदम ही बिगड़ गई है। लिवर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो रहा है। कैंसर वर्ल्ड फेमस बीमारी। मेरा नाम है पॉल। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और अपने फाइनल ईयर में मेरी पढ़ाई लगभग ख़त्म हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी न्यूरो सर्जन की पढ़ाई को। ये स्कैन्स वगैरह मैं करवाता रहता हूँ। मैंने इतने करवाए हैं कि अब तो आदत सी हो गई है। आखिर एक दिन इस बीमारी ने मुझे भी हॉस्पिटल के बिस्तर पर लिटाई दिया। हॉस्पिटल में मेरी वाइफ लूसी मेरे साथ में बैठी हुई थी। वो मुझसे पूछती है, उसे अभी भी उम्मीद है, मुझसे पूछती है क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ और हो। मैं बोला नहीं। हमने एक दूसरे का हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया, जैसे यंग लवर्स होते हैं जिनको अभी अभी प्यार हुआ होता है वैसे। पिछले कुछ सालों से हम दोनों को ही शक था, लेकिन हम मानने से इनकार कर रहे थे। यहाँ तक कि आपस में बातचीत भी नहीं करते थे कि मेरे अंदर एक कैंसर पनप रहा है। फिर पिछले 6 महीनों से मैंने महसूस किया कि मेरा वज़न अचानक से कम होने लगा है। बैक में भी बड़ा दर्द होता है। तो उस वक्त मैं अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास में गया। वो बोली एक एक्सरे करवा लो, चेक करवा के देख लो आखिर मर्ज़ क्या है, पता तो चले। मैं एक्सरे के नाम से डर गया। मैंने करवाया। मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे कैंसर है, लेकिन फिर भी मैंने खुद को दिलासा देने के लिए अश्योर किया कि यार 36 की एज में किसको कैंसर होता है। मैं भी क्या बकवास सोच रहा हूँ। एक्सरे करवाए तो कोई प्रॉब्लम निकल कर सामने नहीं आई, जिससे मुझे खुशी हुई। फिर मैं जोश के साथ में अपने काम में उतर गया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद मेरा वज़न और कम हो गया और गिर गया और चेस्ट में भी दर्द होने लगा। मुझे लगा कि मुझे एक और एक्सरे करवाना चाहिए चेस्ट का। फिर मेरी वाइफ ने देखा कि इन दिनों मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। किस चीज़ पर? कैंसर पर। क्या मेरी उम्र के लोगों को कैंसर हो सकता है 36 की एज में? और मेरी वाइफ लूसी को बड़ी तकलीफ़ हुई ये बात जानकर कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ। उस हफ्ते हम दोनों ने न्यूयॉर्क सिटी में वैकेशन बनाने का प्लान किया था, लेकिन मेरी वाइफ लूसी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी थी। शक तो उसे हो गया था कि मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ। कुछ थेरेपिस्ट से मिलने के बाद में मैंने अकेले ही ट्रिप पर जाने का प्लान किया, क्योंकि इस टाइम तक मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे सच में कैंसर है। कम से कम एक बार अपने फ्रेंड से मिल तो लूँ न्यूयॉर्क जाकर, क्या मालूम फिर मिलना हो ना हो। और फ्लाइट के दौरान मुझे बैक में बहुत ही दर्द हुआ। फिर वहाँ पर रहकर मेरे डॉक्टर का कॉल आया मुझे। बोले कि आपके एक्सरे जो हैं बहुत धुंधले आए हैं, हम समझ नहीं पा रहे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या है। मैं समझ गया था कि ये कैंसर ही है। मैं टाइम से पहले ही वापस आ गया और वापस आकर के लूसी को ये बात मैंने बताई। वो शॉक हो गई और फिर बोली मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद अब मुझे यहाँ लाकर इस हॉस्पिटल के बेड पर पटक दिया गया। हॉस्पिटल के इसी रूम में मैंने कई सारे पेशेंट्स को देखा है। मेरे दिल को लगती है बात जब मैंने खुद जाकर पेशेंट्स के घर वालों को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता था, और जब पेशेंट गुजर जाता था तो उसके घर वालों को न्यूज़ भी दिए सैड जा कर के। सोचने लगा कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा। और हॉस्पिटल में बैठी अपनी वाइफ से बहुत धीरे से कहा आई नीड यू। तो उसने मुझे जवाब दिया आई विल नेवर लीव यू। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कहानी शुरू करता हूँ तब से जब मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं अपने टीनेज के दिनों में था। मेरा कॉलेज जाना शुरू होने वाला था। मेरे फादर जो कि खुद एक डॉक्टर थे, तो मेरा बचपन दवाइयों के आसपास ही गुजरा, दवाइयों के बीच। लेकिन एक बात तय थी कि मैं कभी डॉक्टर नहीं बनूंगा। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उस वक्त मैं समझता था कि मैं एक राइटर बनने लायक हूँ। कॉलेज में एडमिशन तक तो मैं अवेयर नहीं था कि मुझे अपने फ्यूचर में करना क्या है, मेरा फ्यूचर जाएगा किस तरफ। अब मेरे फादर को डॉक्टरी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो दवाइयों के आसपास ही बचपन गुजरा था। मैंने आपको बताया पिताजी अक्सर घर से बाहर रहते थे और उनका सारा ध्यान अपने प्रैक्टिस में ही था। हमें तो उन्होंने कॉलेज में डाल दिया था और मैं बचपन से आज़ादी पसंद टाइप का आदमी, नेचर के पास मेरा बचपन गुजरा था, जानवरों के साथ में। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरे पेरेंट्स ने भाग कर शादी की थी। साउथ इंडिया से न्यूयॉर्क भाग कर आए थे। पिताजी क्रिश्चियन थे और माँ हिंदू। इस शादी की बहुत बुराइयाँ हुई, मम्मी की फैमिली से और पापा की फैमिली से बहुत बुराइयाँ हुई।
और मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा अवेयर थी हमारी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि जिस जगह पर ये भाग कर आए थे, जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं थे। तो मम्मी को लिटरेचर में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, उन्हीं की वजह से मेरा भी इंटरेस्ट लिटरेचर की तरफ बढ़ा, लैंग्वेज की तरफ बढ़ा। जब मैंने एल्डस हक्सली, एक बुक है, डिस्टोपियन नोवेल है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसको जब पढ़ा, शेक्सपियर की हैमलेट पढ़ी, एंड्रयू मार्वेल की टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस, ऐसे वर्क्स को पढ़ने के बाद में बुक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। ये बुक्स जो है मेरी क्लोज़ फ्रेंड बन गई। मेरे 2 भाइयों का नाम है सुमन और जीवन। ये बात सच है कि हम भाइयों को मम्मी की वजह से ही अच्छी एजुकेशन मिल सकी। बाकी हाई स्कूल जब ख़त्म हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 500 पेजेस की एक नोवेल दी, सैटर्न। गर्लफ्रेंड दूसरी थी, यहाँ पे मेरी वाइफ दूसरी है। वो नोवेल अच्छी नहीं थी पढ़ने में, लेकिन ये बात आपको समझ में आ ही चुकी होगी कि इंग्लिश लिटरेचर की तरफ मेरा कितना इंटरेस्ट था। जाना मुझे बायोलॉजी की तरफ ही था। स्टैनफोर्ड में मैं बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस के साथ में लिटरेचर की क्लास भी लेता था। मुझे डिग्री इंग्लिश लिटरेचर और ह्यूमन बायोलॉजी दोनों में मिली। लेकिन अब सवाल था कि ज़िंदगी में आगे क्या, इस ज़िंदगी का मतलब क्या है। लिटरेचर दिमाग को सुकून देता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे क्या। एक बहुत ही शानदार वर्क पढ़ा था उस टाइम पर मैंने, टी.एस. एलियट नाम के एक पोएट है, उनकी एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस पोएम है वेस्टलैंड। वो वर्क मुझे बहुत ही पसंद था। लेकिन अभी मेरे सामने ना दुविधा ये आ गई थी कि क्या ज़िंदगी भर मुझे किताबी ज्ञान लेना है, टेक्स्ट बुक की नॉलेज लेनी है। प्रैक्टिकल लाइफ को भी जीना पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो मैंने तय किया कि मैं इंटर्नशिप करने के लिए रिसर्च सेंटर के कैंप को ज्वाइन करूँगा। अब ग्रेजुएशन पूरी होने के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई को चालू रखना चाहता था, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट है तो क्यों ना एमए किया जाए इंग्लिश के अंदर। और मैंने अपनी थीसिस के लिए एमए करना शुरू कर दिया, और थीसिस के लिए चुना मैंने वाल्ट विटमैन को। अब होता है लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो एक फेवरेट पार्ट सबका होता है, या एक फेवरेट राइटर, नोवेलिस्ट वगैरह। लेकिन पता नहीं क्यों लिटरेचर पढ़कर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। वो जो मज़ा आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा था। तो मुझे वापस साइंस अपनी तरफ खींच रहे थे। तो मैंने बायोलॉजी, मॉरलिटी, लिटरेचर और फिलॉसफी सीखने के लिए मैंने कहा एक ही चीज़ हो सकती है, डॉक्टर बन जाऊँ। और अपने डिग्री ख़त्म करने के बाद में मैं यूएस आ गया और येल स्कूल ऑफ मेडिसिन को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पहली बार मैंने अपनी लाइफ में डेड बॉडी को काटा, छोटे से चाकू से चीरते हैं बीच में से, वैसे किया। मेरे सामने वो लास्ट टेबल पर पड़ी थी। वहाँ जाकर मुझे फ़ील हुआ कि एक डॉक्टर को कितना पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डॉक्टर वाले प्रोफेशन में लगता बहुत आसान है लोगों को। रोज़ रोज़ आपकी आंखों के सामने लोगों को मरते देखना पड़ता है। मेरी मुलाकात हुई थी वहीं पर लूसी से, उसने भी फील किया ये। वो जब स्टडी कर रही थी तो उसका एक पेशेंट था जो सरवाइव नहीं कर सका और गुजर गया, उसी का पेशेंट, जिसे देखकर वो बहुत रोने लगी। उस दिन पता चला कि ये डॉक्टर का काम इतना आसान नहीं है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, दिमागी ताकत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। ये डॉक्टर्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर्स को लोग भगवान की तरह देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि वाइट कपड़ों में खड़ा आदमी जो है इनको बचा लेगा। 2 साल तक यही मैंने सीखा। उस वक्त मैंने एक केस देखा अपनी लाइफ के अंदर कि न्यू बॉर्न बेबीज़ पैदा हुए थे 2। उनकी फैमिली को जब मैं गुड न्यूज़ देने गया तो अगले ही दिन पता चला कि दिन के वक्त जो है वो बेबीज़ गुजर गए। डॉक्टर्स को ना अपने पेशेंट्स को देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट कितना सर्वाइव कर सकेगा। एक नर्स ने मुझे ये बात बताई थी। यही सब मैं वहाँ पर सीख रहा था। अब मेडिकल स्कूल भी ख़त्म होने को आ गया, फाइनल ईयर भी आ गया, तो जॉब्स की परवाह होने लगी। तो मैंने तो तय किया कि मैं न्यूरो सर्जरी करूँगा। उस वक्त तक जब मेडिकल स्कूल ख़त्म हो गया, उसके बाद में मैंने लूसी से शादी भी कर ली। फिर हम कैलिफोर्निया आ गए और ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने भी अपनी कर दी, मैंने भी अपनी कर ली। यहाँ शुरुआती सालों में बहुत पेपर वर्क होता था, जो इतना मुश्किल नहीं लगता था। बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई लाइफ में और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिले यहाँ पर। लेकिन ट्रेनिंग के 6ठे साल में आते आते जब मेरी न्यूरो सर्जरी ख़त्म होने वाली थी, तो ये साल को 6th ईयर को मैं अपनी लाइफ का ब्लैक होल कहता हूँ। पता है क्यों? इस वक्त तक मैं अपना ज़्यादातर टाइम ऑपरेशन थिएटर में गुजारता था
ऑपरेशन करने पड़ते थे 16-16 घंटे के। कभी अगर पेशेंट की हालत बिगड़ जाए तो ओवर टाइम भी करना पड़ता था, 12-12 घंटे की ड्यूटी। और टाइम कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैं अपने काम में इस कदर खो जाता था, क्योंकि हमारी की हुई एक छोटी सी गलती और पेशेंट की जान पर बना सकते थे। बस अब ट्रेनिंग ख़त्म होने ही वाली थी। लगभग मैं डॉक्टर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ चुका था। मतलब बस अब जो मैंने गोल अचीव करने की सोची थी लाइफ में, वो मैं अचीव करने ही वाला था। लगभग मैं अपने गोल को अचीव करने ही वाला था। लेकिन तभी मेरे पास एक दिन एक फ़ोन आया। मेरी एक दोस्त थी विक्टोरिया, मेडिकल स्कूल की। उसने मुझे बताया कि जेफ था ना अपना एक फ्रेंड, उसने सुसाइड कर लिया बिल्डिंग की छत से कूदकर। उस वक्त ना मुझे ऐसा फील हुआ कि जेफ अगर थोड़ा टाइम और रुकता ना तो काफ़ी कुछ मैं उसको बता पाता कि मैंने अपने करियर में क्या क्या सीखा है। माना कि मौत आखिर जीत जाती है, लेकिन हमें आखिर तक लड़ना चाहिए। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। तो मैं अपने गोल को अचीव तक नहीं कर सका और आज यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ हूँ। ये जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स डेली आ रही है, इमेजेस को देख रहा हूँ लूसी के साथ में। और उस वक्त हमें पता चला कि कैंसर बहुत सारे ऑर्गन्स तक फैल चुका है। मुझे और लूसी को उस वक्त रोना आ गया। लूसी मुझसे बोली कि पॉल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा लूसी, मुझे डर लग रहा है यार मरने का। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम दूसरी शादी कर लेना। पर वहाँ पर मेरा भाई जीवन भी मुझसे मिलने आया। हॉस्पिटल में एक एक पल काटना बहुत मुश्किल होता है। 12-12 घंटे की ड्यूटी, 16-16 घंटे ऑपरेशन थिएटर में गुजारने के बाद इतना टाइम देकर जो मैं अपने गोल के पास पहुंच गया था वो कंप्लीट भी नहीं हो सका। इस बात का बड़ा दुख था। इतना तो भरोसा हो चुका था कि डेथ बहुत पास है। मैंने अपने डॉक्टर एमा से पूछा कि एटलीस्ट मुझे आप ये तो बता सकती हैं कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितना ज़िंदा रहूँगा। लेकिन वो डॉक्टर थी कट्टर, उसने मुझे नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि मैं बुरा सोचूं, ऑप्टिमिस्टिक रहूं, अच्छा सोचूं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ मैंने अपनी बॉडी को कमज़ोर होते हुए देखा। मेरा वज़न घट रहा था। मैंने अपने बोन्स को चमड़ी से चिपके हुए देखा। बहुत पतला हो चुका था कि हड्डियां बाहर झांक रही थी मेरे शरीर से। बेसिक चीज़ें भी मुझे अपनी वाइफ और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के सहारे करने पड़ते थे। और अभी तक मुझे ये सीटी स्कैन्स की तो बहुत ही आदत सी हो गई थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ये रोज़ रोज़ सीटी स्कैन्स वगैरह होते थे तो। लेकिन एक सीटी स्कैन के लिए मेरी डॉक्टर एमा ने मुझे बुलाया कि खुद देखो तुम्हारा कैंसर अब कम हो रहा है। मेरा कैंसर कम होने लगा था। बस फिर क्या था, मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। उस वक्त मैंने अपनी डॉक्टर एमा से पूछा, तो क्या अब मैं वापस से न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई कंप्लीट कर सकता हूँ अपनी? तो एमा बोली, अगर आपको इतनी इच्छा है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैंने अपनी फ़िज़िकल थेरेपी शुरू कर दी, जिसके बाद मुझे ताकत, स्टेमिना दोनों मिलने लगे। मैंने अपनी वाइफ लूसी से पूछा कि अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। और मेरी पढ़ाई ख़त्म होते होते हमने एक बच्चा प्लान कर लिया। लेकिन लूसी को ये डर था कि कहीं वो बच्चा पैदा होते ही ऐसा ना हो कि तुम अपने बच्चे को बड़ा होते नहीं देख सको, वो तुम्हारा चेहरा ना देख सकते अपने बाप का। तो ये डिसीजन मैंने लूसी पर छोड़ दिया। मैंने सोचा काफ़ी देर तक। मैंने कहा कि भगवान ना करे कल को अगर मैं मर जाऊं तो बच्चे को पालना तो लूसी को ही पड़ेगा ना। तो उसी पर छोड़ दिया मैंने डिसीजन। लेकिन लूसी तैयार हो गई ये सोच कर कि इस दुख की घड़ी में एक हैप्पीनेस का मोमेंट होगा हमारा बच्चा। इस वक्त मैं अपनी पढ़ाई लगभग ख़त्म कर चुका था। मैं अपने ट्रीटमेंट्स में लगा हुआ था। ज़्यादा काम नहीं करता था, जितना हो सके उतना ही करता था। रेस्ट मेरी पूरी बॉडी को मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी था रेस्ट। मेरा एक सीटी स्कैन और हुआ। पता चला कि मेरे लंग्स में जो कैंसर था वो लगभग साफ़ हो चुका है और कैंसर रुक भी गया है, स्टेबल हो गया है। फिर क्या था, जोश जोश में मैं फिर से ऑपरेशन थिएटर में चला गया और फैसला किया कि मेरा करियर रुकने नहीं दूंगा। मैं जो कुछ भी होगा रुकने नहीं दूंगा करियर, क्योंकि मुझे जीना है। मैंने सर्जरीज करना जारी रखा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वर्कलोड बढ़ता जा रहा था। वापस वही पहले जैसा रूटीन हो गया, पहले जैसा काम। ऐसे ही 7 महीने गुजर गए। इस वक्त तक मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और एक और सीटी स्कैन हुआ
और इस सिटी स्कैन में पता चला कि मेरे लंग्स में एक नए टाइप का कैंसर बढ़ने लगा है। ये जानते ही एक झटका सा लगा। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में गया अपनी लास्ट सर्जरी करने के लिए, और वापस आकर जब मैं कार में बैठा तो मुझे याद है मैं रोने लगा, बुरी तरह रोने लगा। मेरी ग्रेजुएशन वाले दिन मुझे ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ होने लगी, रुक ही नहीं रही थी, कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक हफ्ते भर के लिए हॉस्पिटल में वापस शिफ्ट कर लिया गया। फिर जब मैं वहाँ से घर आया उसके 2 दिन बाद 2 जुलाई को मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई। मेरी इस दुख भरी ज़िंदगी में एक खुशी बनकर आई थी मेरी बेटी। पॉल ने इससे आगे अपनी बुक नहीं लिखी, उन्होंने ये बुक यहीं तक लिखी है, लेकिन लास्ट में जस्ट अपनी बेटी के लिए एक मैसेज, एक फाइनल मैसेज उनकी बेटी के लिए, कि कल को शायद बड़ी होकर के उनकी बेटी इस बुक को पढ़े। तो एक फाइनल मैसेज उन्होंने लिखा है कि तुमने मुझे पैदा होकर के ग्रेटेस्ट जॉय दिया है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। और इसके बाद पॉल इस बुक को नहीं लिखते हैं, इस बुक को ख़त्म किया उनकी वाइफ ने, लूसी ने। वो लिखती हैं कि उनकी हालत बिगड़ती गई और बहुत बिगड़ती गई। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और आसपास उनकी पूरी फैमिली जमा थी, फ्रेंड्स वगैरह। उनकी हालत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी। दिसंबर में जब उनकी बेटी कैडी 5 महीने की हो गई, उनका 3rd ट्रीटमेंट हुआ। ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, हड्डियाँ दिखने लगी थी और वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। फिर स्प्रिंग का सीज़न आते आते पॉल को ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया गया। हम सारे रूम में थे, कैडी को मैंने गोद में उठा रखा था, उनकी मम्मी पापा सब साइड में बैठे थे, सारे फैमिली मेम्बर्स थे और इसके अलावा और कोई नहीं। उस वक्त उनको टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड याद आ रही थी। फैमिली मेम्बर्स हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि इस वक्त मरते मरते आदमी, कौन सा आदमी पोएम पढ़ता है, लेकिन वो आदमी पढ़ता था। लेकिन अगले दिन अचानक उन्हें 104 डिग्री बुखार आ गया। हम सब समझ चुके थे कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उसी शाम वापस उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एम्बुलेंस बुलवाई गई, ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया गया और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जो कुछ भी कर सकते थे डॉक्टर्स किया डॉक्टर्स से। आखिर डॉक्टर्स ने मुझे अपने पास बुला करके कहा कि इनका एंड होने वाला है, अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तो आप बताइए अब क्या कर सकते हैं हम। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप लोग उनकी सारे डिवाइसेस को हटा दीजिए, उन्हें एक पीसफुल नींद की ज़रूरत है। पॉल ने आखिरी वक्त में अपनी 8 महीने की बेटी को पकड़ लिया और मैं उनके पास में हॉस्पिटल के बेड पर लेट गई। और इस आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी बेटी को बाहों में पकड़े दम तोड़ा। आखिरी गहरी लंबी सांस ली। 9 बजे उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली और पूरा हॉस्पिटल इस सीन को देख रहा था, पॉल की बहादुरी को देख रहा था, और मैं उनकी वाइफ लूसी इस बात का विटनेस हूँ। ये कहानी तो दोस्तों ख़त्म होती है, और अनफॉर्चुनेटली आज राइटर पॉल क्लेमेंटी हमारे बीच में नहीं है।